आज हम बात करने वाले हैं प्राइस टू अर्निंग्स रेशो के बारे में, जिसको हम पीई रेशो के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, पीई रेशो एक ऐसा रेशो है जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि ये जो पीई रेशो है ये हमें बता देता है कि फंडामेंटली कोई स्टॉक सस्ता है कि महंगा है। अगर दोस्तों कोई स्टॉक सस्ता होगा, फंडामेंटली वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता होगा, तो जाहिर सी बात है हर एक इन्वेस्टर उसको खरीदना चाहेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉक महंगा होगा तो कोई भी उसको खरीदना नहीं चाहेगा। तो पी रेशो हमें एक बहुत ही क्विक इन्फॉर्मेशन दे देता है किसी स्टॉक के वैल्यूएशन के बारे में। इसी वजह से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है नए नए लोगों के लिए, क्योंकि पी रेशो सुनने में काफ़ी आसान लगता है और समझने में भी काफ़ी आसान लगता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान है नहीं। इसी वजह से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पी रेशो क्या होता है, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए, और मोर इम्पॉर्टेंटली कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें अपने दिमाग में रखने चाहिए पी रेशो को यूज़ करने से पहले। तो मैं आपको पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ पी रेशो के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं उस मिसकंसेप्शन की जो कि लोगों के दिमाग में है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो को लेके। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशो है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स में ही किया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक्स के अलावा बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ पे पी रेशो का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, पी रेशो हमें वैल्यूएशन करने में मदद करता है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है। आप बैंक ए के पास जाते हैं और बैंक ए से बोलते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट खोल दो आप। बैंक ए वाले बोलते हैं कि चलिए ठीक है, हम आपको 4% का इंटरेस्ट रेट पर एनम देंगे। आपने 100 रुपये बैंक में जमा कर दिए, और 1 साल बाद आपको जब इंटरेस्ट मिला तो दोस्तों आपको 4 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा आपकी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। तो जो आपने प्राइस पे किया बैंक ए को वो था 100 रुपीज़, और आपकी जो कमाई हुई वो थी 4 रुपये। तो अगर मैं यहाँ पर पी रेशो को निकालना चाहूँ तो मुझे 100 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये मैंने भरे और 4 रुपये मेरी अर्निंग हुई। तो यहाँ पे मेरा पी रेशो 25 का निकल के आ जाता है। तो पी रेशो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपने 1 रुपये की कमाई करने के लिए कितने रुपए पे किए। तो यहाँ पे इस केस में आपने 25 रुपये पे किए 1 रुपये की कमाई करने में। तो दोस्तों, पी रेशो हमें सिंपली ये बता रहा है कि आप 1 रुपये की कमाई करने के लिए कितने पैसे पे करने के लिए रेडी हैं। अब दोस्तों, इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। अब मान लीजिए आप बैंक बी के पास गए और आपने बोला कि यार मेरा बैंक अकाउंट खोल दो। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलिए हम आपको 10% का इंटरेस्ट रेट देंगे पर एनम अगर आप हमारे यहाँ बैंक अकाउंट खोलेंगे तो। आपने अपने 100 रुपये वहाँ पे डिपॉजिट किए, और 1 साल बाद आपको 10 रुपये मिल गए एज अ इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। तो यहाँ पे अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्राइस टू अर्निंग्स रेशो 10 का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा बैंक ए था वहाँ पे हमारा पी रेशो 25 का था, और जो बैंक बी था वहाँ पे हमारा पी रेशो 10 का था। अब दोस्तों, अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बैंक बी ज़्यादा अच्छी डील हमें दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे पी रेशो कम है, यहाँ पे हमें ज़्यादा कमाई हो रही है, अर्निंग ज़्यादा है, और हमें कम प्राइस पे करना पड़ रहा है ज़्यादा अर्निंग करने के लिए। तो दोस्तों, पी रेशो जितना कम होगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि यार आप बैंक ए या बैंक बी किसी भी एक बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक बी के पास ही जाएंगे, क्योंकि बैंक बी हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इसी तरीके से पी रेशो स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। पी रेशो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना कम होगा वो इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा किसी इन्वेस्टर के लिए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इसके दो रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि जो प्राइस हम पे करना चाहते हैं स्टॉक का वो हमेशा बदलता रहता है। हर दिन स्टॉक के प्राइसेस बदलते रहते हैं, हर मिनट बदलते रहते हैं, और जो स्टॉक की अर्निंग है वो भी फिक्स्ड नहीं होती। कंपनी कभी कम पैसे कमाती है, कभी ज़्यादा पैसे कमाती है। तो स्टॉक का थोड़ा सा वैल्यूएशन करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, एक ट्रिकी टास्क हो जाता है, और इसी वजह से पी रेशो को हमें थोड़ा सा संभल के यूज़ करना चाहिए स्टॉक्स में। अब दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ स्टॉक्स का पी रेशो काफ़ी हाई रहता है। जैसे अगर हम बात करें एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, जो कि डीमार्ट स्टोर्स चलाती है, तो अगर आप उसका पी रेशो देखेंगे तो वो 178 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप 178 रुपीज़ पे कर रहे हैं 1 रुपये की अर्निंग के लिए, जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है।
लेकिन दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है। मतलब स्टॉक मार्केट को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में जो अर्निंग है वो ज़्यादा होने वाली है एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, इसी वजह से इसको वैल्यूएशन हाई मिला है। तो स्टॉक मार्केट में जब भी किसी कंपनी को वैल्यूएशन मिलता है, जब भी किसी कंपनी का पी रेशो निकाला जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ पी रेशो पे ही नज़र नहीं रखते, हम ये भी देखते हैं कि यार फ्यूचर में ग्रोथ है कि नहीं। अब हो सकता है कि किसी कंपनी का पी रेशो काफ़ी कम हो, 10 का हो, 5 का हो, लेकिन हो सकता है उसमें फ्यूचर की ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो। तो उस केस में कम पी रेशो होने के बावजूद भी वो इन्वेस्टमेंट इतना एट्रैक्टिव नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि उसमें फ्यूचर की ग्रोथ नहीं है। तो जब भी हम किसी कंपनी का पी रेशो देखना चाहते हैं, तो हमें पी रेशो देखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का पी रेशो तो कम हो ही, लेकिन उसके अलावा कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी हो। अगर कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी नहीं होगी तो कम पी रेशो देने के बावजूद भी हम लॉस कर सकते हैं उस इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि कंपनी की अर्निंग आज तो ज़्यादा है लेकिन हो सकता है कल के दिन अच्छी ना हो। इसी वजह से हमें पीई रेशो को सिर्फ और सिर्फ अकेला नहीं देखना चाहिए, पीई रेशो के अलावा हमें फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर फ्यूचर की ग्रोथ अच्छी होगी और पीई रेशो कम होगा तो एक वो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा मेरे हिसाब से। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा पहला पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए पीई रेशो को देखते समय। अब दूसरा पॉइंट जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए पीई रेशो को देखते समय, वो ये है कि जब भी आप किसी कंपनी का पीई रेशो देख रहे हैं तो आपको सेक्टर के दूसरी कंपनीज का भी पीई रेशो देखना होगा। मतलब अगर मैं एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं और मैंने देखा कि यार एचडीएफसी बैंक का पीई रेशो 27 का है, तो मुझे दूसरे बैंक्स का भी पीई रेशो देखना होगा, मुझे सेक्टर का पीई रेशो देखना होगा, उसके बाद ही मैं किसी डिसीजन पे आ सकता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए सेक्टर का पीई रेशो 30 का है और एचडीएफसी बैंक का पीई रेशो 27 का है, तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ यार एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है वो कम वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, क्योंकि जो सेक्टर का पी रेशो है वो ज़्यादा है। तो जब भी आप पी रेशो को देखें तो हमेशा पूरे सेक्टर के पी रेशो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन का पता चल जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स का भी वैल्यूएशन देखना कभी ना भूलें। तो दोस्तों अगर आप किसी बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो कंपैरिजन है सेक्टोरल, वो बैंकिंग सेक्टर से ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर आप किसी बैंक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप आईटी के इंडेक्स से कंपेयर करने लगे, या आप बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए आप किसी फार्मा कंपनी से उसके वैल्यूएशन को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करेगी। क्योंकि आप आलू को टमाटर से कंपेयर नहीं कर सकते, आप भिंडी को लहसुन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो आपको इसी वजह से सेम सेक्टर के स्टॉक से ही कंपेयर करना चाहिए किसी कंपनी को। अब हमने ये तो समझ लिया कि पी रेशो को कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है। अब हम ये बात करते हैं कि पी रेशो को कहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों पी रेशो को कभी भी साइक्लिकल स्टॉक्स में यूज़ ना करें, और ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि साइक्लिकल स्टॉक्स में कभी भी ग्रोथ कंसिस्टेंट नहीं होती। मतलब आप ऐसी कोई भी कंपनी नहीं देखेंगे जिसमें 10 साल 15 साल लगातार ऐसी ग्रोथ हो रही हो, हर साल प्रॉफिट बढ़ रहे हो। ऐसा कभी भी साइक्लिकल सेक्टर्स में नहीं होता। अब दोस्तों मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो कि साइक्लिकल है, रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, शुगर एक ऐसा सेक्टर है। तो ये सारे जो भी सेक्टर्स हैं जो कि साइक्लिकल होते हैं नेचर में, वहाँ पे पी रेशो इतना अच्छे से काम नहीं करता। और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की ग्रोथ को प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने आपको बताया था कि पी रेशो को कभी भी अकेले में यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा फ्यूचर की ग्रोथ की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। और साइक्लिकल स्टॉक्स में ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से साइक्लिकल स्टॉक्स में पी रेशो का यूज़ कभी भी ना करें। और दोस्तों आपको पी रेशो को वहाँ पर भी यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ पर कंपनी में डेट बहुत हाई हो। अब मान लीजिए अगर किसी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ है और वहाँ पे जो कंपनी का डेट है वो 3000 करोड़ रुपए है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कंपनी ने इक्विटी बिजनेस में 1 रुपये लगाई है और उसके कंपैरिजन में कंपनी का डेट 3 रुपये है। तो यहाँ पे डेट काफ़ी ज़्यादा है, इक्विटी बहुत कम है। तो जब भी कंपनी में डेट ज़्यादा होगा तब आप पी रेशो को सही तरीके से उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब कंपनी में डेट ज़्यादा होता है तो कंपनी की अर्निंग बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कभी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कभी प्रॉफिट बहुत कम हो जाते हैं। तो इस केस में भी आप पी रेशो को ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए पी रेशो को इस्तेमाल करते वक्त। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।